अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग इंटरनेशनल बिज़नेस के सब्जेक्ट में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम लोग इंटरनेशनल बिज़नेस के सब्जेक्ट में जो काम कर रहे हैं, उसमें एंट्री स्ट्रैटेजी का चैप्टर है। इस चैप्टर की 2 वीडियोज़ पहले आप लोग देख चुके होंगे, तो अब इसकी ये तीसरी और आखिरी वीडियो है। हम लोग अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और वीडियो में जो है हम लोग अपने काम की बात की तरफ आते हैं। काम की बात की तरफ ये है कि क्लास ये स्लाइड आपके सामने है। जो पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो है वो इंट्रो देखा और इसके जो है आने वाले कंटेंट्स का ओवरव्यू देखा था। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने जो पहले ये 3 डिसीजन है जो ये देखिएगा आप माउस के साथ आ रहे हैं, इनके बारे में बात की और जो चौथा है वो आज है कि जब एक कोई कारोबार जो लोकल बिज़नेस है, जब ये जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में सर्व करने की तरफ जाएगा, तो कौन से मोड को सिलेक्ट करेगा, कौन से मोड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन-सा मोड उसके लिए एप्रोप्रिएट है और ये टोटल मोड्स हैं कौन-कौन से। तो हम इसकी तरफ आते हैं, हम लोग अपने काम की जो चीज़ें हैं उस पे डायरेक्टली पहुँचते हैं। चलो भई, चलो भई, चलो भई, चलो भई, चलो भई। जी, ये आ गए क्लास। क्लास टोटल 6 मोड्स हैं। 6 मोड ऑफ एंट्री हैं। किसी मार्केट में आने के, किसी बिज़नेस मार्केट में आने के और उसको सर्व करने के। इन 6 में से 1 या 1 से ज़्यादा मोड जो है वो आम तौर पर बिज़नेस वाले अपनाते हैं और उस मार्केट को सर्व करते हैं। आइए वन बाय वन हम लोग इनको देखते हैं। नंबर 1 पे एक्सपोर्टिंग है। एक्सपोर्टिंग की तरफ हम लोग आते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल देखिएगा पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको पहले भी बताया कि डेल, एचपी, लेनोवो ये पाकिस्तान की मार्केट को एक्सपोर्टिंग के थ्रू सर्व कर रहे हैं। और इस तरीके से बहुत सारे और भी बिज़नेस यूनिट्स हैं, जैसे सैमसंग है और इसी तरीके से और बहुत सारे जो है यूनिट्स हैं, जो पाकिस्तान में जिनके प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं हैं, जो पाकिस्तान को एक्सपोर्टिंग के थ्रू सर्व कर रहे हैं। अब ये करते क्या हैं? ये पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं की। अब जो हमारी डिस्कशन होगी, इसी डिस्कशन में से आपने इसके जो है एक्सपोर्टिंग के बेनिफिट्स जो है उस कंपनी के लिए वो देखने हैं और उस कंपनी के लिए जो उसके नुकसान है वो भी साथ के साथ हम लोग देख लेंगे। एनीवेज़ एक्सपोर्टिंग का आप लोगों ने देखा कि ऐसी फर्म्स जो किसी मुल्क में सरमायाकारी नहीं करती हैं, उस मार्केट को भी नहीं छोड़ती हैं और वहाँ पर एक्सपोर्टिंग के थ्रू उस मार्केट को जो है वो ले लेती हैं और एक्सपोर्टिंग के थ्रू आप उस मार्केट को चलाती हैं और वहाँ पर अपने जो है पोस्ट सेल सर्विस के लिए जो है वो मुख्तलिफ जगह पे अपने डिस्प्ले और आउटलेट्स बना देते हैं ताकि कस्टमर को पोस्ट सेल सर्विसेज भी अवेलेबल हो, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट नहीं करते, एक्सपोर्टिंग करते हैं। और जब इस तरीके से एक्सपोर्टिंग करते हैं तो वो अमूमी तौर पर उस मुल्क में अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मुकर्रर कर देते हैं, जिसको वो बल्क में माल देते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को और वो डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो जो उसमें इंपोर्ट कर रहा होता है, जो उस फर्म के लिए एक्सपोर्ट होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्ट कर जो है पूरे मुल्क में उस चीज को वो है जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने चैनल के थ्रू चीजों को इंश्योर करता है। अब जैसे क्लास नोकिया जो है, नोकिया भी पाकिस्तान की मार्केट को जो है सर्व कर रहा है थ्रू एक्सपोर्टिंग और इसी तरीके से और भी जो सैमसंग मोबाइल फ़ोन है, ये भी अपने पाकिस्तान को एक्सपोर्टिंग के थ्रू सर्व कर रहे हैं। तो इसके साथ दूसरी जो एंट्री है वो है टर्नकी प्रोजेक्ट्स। टर्नकी प्रोजेक्ट्स में होता क्या है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने उसको जो है वो काम करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी लगवानी है, हमने क्या किया, हमने उसमें एक जर्मन फर्म को जो है उसमें हायर किया कि आप आएँ और सारी रिफाइनरी को हमें बना के दें, लगा के दें और इसको जब ऑपरेशनल हो जाए, ऑपरेशनल जब चलने लगे, आप हमारे लोगों को ट्रेन करके चाबी हमें वापस देकर आप लोग चले जाएँ और हम आपको उसकी पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से ये जर्मन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान जो है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट के लिए होती है। ये एक रूटीन की जो एंट्री है उससे ज़रा हट के है। जो रूटीन की जो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की एंट्री है, उसमें एक्सपोर्टिंग और इसके बाद आने वाला तीसरे नंबर वाला पॉइंट उसमें आएगा। टर्न की प्रोजेक्ट से ज़रा हट के है, लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट्स है और ये भी मोड ऑफ एंट्री है, इस वजह से इसको हमें यहाँ पे देखना और करना ज़रूरी था। हम लोग आते हैं एक्सपोर्टिंग के बाद दूसरे पे लाइसेंसिंग पे आते हैं। लाइसेंसिंग में होता क्या है कि प्रोडक्शन लोकल लेवल पे ही होती है। किसी लोकल प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर को लाइसेंस दे दिया जाता है कि हम आपको अपने साथ ये
जो है फार्मूला शेयर करवा रहे हैं किसी लेवल तक का, आप अपने मुल्क में इस फार्मूले के तहत हमारी तरफ से लाइसेंस से आप प्रोडक्शन करें और इस मार्केट को सर्व करें। कोका कोला और पेप्सी कोला इंटरनेशनल पाकिस्तान की मार्केट को लाइसेंसिंग के थ्रू सर्व कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर जैसे रियाज बॉटलर्स है और इस तरीके से और ढेर सारी कंपनियां हैं, उनको इन्होंने लाइसेंस दिया और बोला कि आप पाकिस्तान की मार्केट में अपने लाइस पर पेप्सी कोला की और कोका कोला की जो है प्रोडक्शन करें, इनके जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसकी प्रोडक्शन करें, और ये आपको प्रोडक्शन करने का लाइसेंस है और ये फार्मूला है। आप इस मार्केट में हमारे इस लाइसेंस के तहत आप अपने काम करें और ये हमारे ट्रेडमार्क को आप इसमें इस्तेमाल करें। तो इसके बदले में जो लोकल जो प्रोड्यूसर होगा वो करेगा क्या, इंटरनेशनल पेप्सी का नाम ही इस्तेमाल करेगा और इंटरनेशनल पेप्सी का फार्मूला ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्वेस्टमेंट जो लोकल है वो सारी की सारी इसी की होगी, लोकल इन्वेस्टर की होगी। और देखें पेप्सी इंटरनेशनल को फायदा क्या हुआ कि उसे पूरी मार्केट में पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट भी डालना पड़ी, मार्केट शेयर भी इसको कैप्चर हो गया, कस्टमर को जो है वो अपने जो प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर, पाकिस्तान के कस्बों में भी जाकर ये अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्लस 1.5 लीटर जो पेप्सी की बोतल है उसके कभी रैपर पे आप देखिएगा, उसके रैपर पे लिखा होता है कि प्रोड्यूस्ड अंडर द लाइसेंस फ्रॉम पेप्सिको इंटरनेशनल। तो ये लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स हैं। तो लाइसेंसिंग अरेंजमेंट में जो है पेटेंट फार्मूला, जो प्रोसेस डिजाइन या कॉपी या ट्रेडमार्क जो होते हैं उसको शेयर करवाया जाता है, और उसको शेयर करवाकर उसके बदले में जो यूजर होता है, लोकल यूजर होता है, उसकी रॉयल्टी पे करता है इंटरनेशनल जो पेप्सी का ओनर, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के जो ओनर है उनको। तो इस तरीके से जो है जो इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसको भी अपना शेयर मिला और लोकल जो बिजनेस है उसको भी अपना शेयर मिला। तो जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो अगर जब चाह रहा हो कि मुझे इतनी बड़ी मार्केट में ह्यूमन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन मार्केट को भी कैप्चर करना, मार्केट शेयर भी लेना है, तो देन उसको लाइसेंसिंग अरेंजमेंट एक अच्छी अरेंजमेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंचाइजिंग। देखिए क्लास, हम कहते हैं पहले लेवल पे एक्सपोर्टिंग था, दूसरे नंबर पे लाइसेंसिंग है, तीसरे नंबर पे फ्रेंचाइजिंग है। इन तीनों में लेयर बाय लेयर जैसे जैसे इसमें हम लोग आगे की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल जो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी विजिलेंस, उसकी जो क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन, उसकी जो तवज्जो है वो कस्टमर की तरफ वो बढ़ती जा रही है। एक्सपोर्ट जो पहले वाला था एक्सपोर्टिंग थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया और पोस्ट सेल सर्विसेज के थ्रू कस्टमर्स को सर्व कर लिया। दूसरे में लाइसेंसिंग, उसमें मजीद थोड़ी सी विजिलेंस इन दैट मार्केट बढ़ाई इन्वेस्टर ने। फ्रेंचाइजिंग में मजीद बढ़ा दी, मजीद कैसे बढ़ा, फ्रेंचाइजिंग की एग्जांपल पाकिस्तान में, फ्रेंचाइजिंग की बेहतरीन एग्जांपल पाकिस्तान में मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट्स हैं, केएफसी के रेस्टोरेंट्स है, सबवे है। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिएगा कि इसमें इन्वेस्टर जो होता है वो लोकल होता है। अब केएफसी के जितने भी आउटलेट्स हैं, इनके, ये मैकडोनल्ड के आउटलेट्स, इनके देखिएगा कि जो इन्वेस्टर होगा वो लोकल होगा, लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो टेस्ट है, जो बिजनेस पॉलिसीज हैं, वो सारी की सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टर की होंगी। ह्यूमन पावर मिक्स होती है, लोकल भी होती है, लोकल जो होती है वो ज्यादातर जो है ऑपरेटिव लेवल की होती है, जो डिसीजन मेकर लेवल की होती है, जो ह्यूमन पावर होती है वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन की होती है। तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन लोकल मार्केट में रहता भी है, कस्टमर तक, जो एंड कस्टमर तक अपने टेस्ट को, अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को यकीनी भी बनाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी लोकल इन्वेस्टर की डलवाता है। और जो पूरी दुनिया की मार्केट अगर उसको सर्व करनी हो तो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट उसके पास कहां से होगी, वो डालेगा, वो फिर यही मॉडल की तरफ जाएगा कि फ्रेंचाइजिंग के मॉडल की तरफ जाएगा कि ज्यादा क्लोज लेवल पे अपने कस्टमर को सर्व कर रहा। तो फ्रेंचाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट में है जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर में मजीद फिर जो है और क्लोज लेवल हो जाता है। कैसे कि किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो लोकल फर्म है, जो उसी लाइन ऑफ बिजनेस की है, उसको एंगेज किया जाता है और उसके साथ उसी मुल्क में प्रोडक्शन यूनिट लगाया जाता है। फुल फ्लेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं डाली जाती, उसमें शेयर तो किया जाता है, थोड़े लेवल का शेयर किया जाता है इन्वेस्टमेंट का इंटरनेशनल इन्वेस्टर की तरफ। ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लोकल इन्वेस्टर की होती है।
लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करवाई जाती है, उसी के मुल्क में असेंबल की जाती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल पाकिस्तान में देखिएगा, जो अटलस होंडा की है। अब जितने बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बन रहे हैं, अब ये होंडा बाइक जो है 75 125 है, इस ये जो होंडा नाम है, ये इंटरनेशनल है, ये जापानीज ब्रांड है, लेकिन बन पाकिस्तान में रहा है। अब इसमें होता क्या जॉइंट वेंचर में कि जो दो फर्म्स, एक इंटरनेशनल और एक लोकल, वो आपस में मिलकर एक नए जो है कंपनी के नाम से सामने आते हैं, जैसे अटलस होंडा से सामने आए हैं, जॉइंट वेंचर है। अटलस लोकल ग्रुप है जो शराजी ग्रुप है, और जो होंडा है जो ये जापानीज ग्रुप है। इन दोनों के इश्तराक से जो है अटलस होंडा बनी और इन्होंने अपने प्रोडक्ट पाकिस्तान में दे रहे हैं। इसमें ये होता है कि लिमिटेड हद तक जो है अपना वो शेयर करवाता है, टेक्नोलॉजी को शेयर करवाता है। कौन टेक्नोलॉजी को शेयर करवाता है? जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है, और इन्वेस्टमेंट भी लोग कुछ हद तक शेयर करवाता है। और कुछ पार्ट्स जो है, जो की पार्ट्स हो सकते हैं, वो लोकल असेंबल नहीं भी करवाते, वो फिर जापान से वो अपने लेकर आने को प्रीफर करते हैं, कि जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी जो इस लोकल मार्केट में सर्व नहीं करवाना चाहते, शेयर नहीं करवाना चाहते। तो वो लोकल मार्केट को जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो सारा का सारा मेंटेन करेंगे। कौन मेंटेन करेंगे? जो अटलस वाले, जो लोकल जो जॉइंट वेंचर वाली कंपनी उनके साथ एंगेज है, वो उस मार्केट के बारे में ज्यादा जानती है। उस मार्केट के रिक्वायरमेंट टूवर्ड्स द दैट प्रोडक्ट, टूवर्ड्स द बाइक, वो लोकल मैन्युफैक्चरर ज्यादा जानते हैं। तो इस वजह से जो लोकल एक्सपर्टीज है लोकल मैन्युफैक्चरर की, और जो इंटरनेशनल एक्सपर्टीज है इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर की, जो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट किया जाता है। मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टर के रिक्वायरमेंट कैपिटल ज्यादा ना डालना, लोकल के पास कैपिटल और लोकल मार्केट के नॉलेज होता है, तो उसको ज्वाइन किया जाता है, तो फिर जॉइंट वेंचर बनता है। उसके बाद जो इसका लास्ट है जो है, वो होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी मुल्क में कारोबार एस्टेब्लिश करके इन्वेस्टमेंट करना। ये दो तरह की होती है, आपको पता है। एक होती है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, होती है ग्रीन फील्ड होती है। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट ये होती है कि किसी मुल्क में एग्जिस्टिंग कारोबार को खरीद के उसमें मुल्क में कारोबार चलाना, उस मुल्क में एंट्री लेना। जैसे पाकिस्तान में यूबीएल एक एग्जिस्टिंग बिजनेस था, इसको बाहर के ग्रुप ने एक्वायर किया, और इसमें एमिरेट्स का ग्रुप था, उसने इसको एक्वायर करके इसको चलाया, तो उसको कहते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये बाहर वाली कंपनी ने एंट्री ली हमारे मार्केट में। अब इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल इसमें है, जैसे पहले हमारे एक चल रही थी, अल्लाह भला करे आपका, जो है इसमें जो ये बैंक अल-फलाह है, बैंक अल-फलाह जो है, ये भी एमिरेट्स की कंपनी है पाकिस्तान में, जिसने इन्वेस्टमेंट डाली। ये बैंक अल-फलाह बिल्कुल 0 मीटर नया शुरू हुआ था। इसको कहते हैं हम लोग ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जो कारोबार एग्जिस्टिंग कारोबार को खरीद के की जाए, जैसे पीटीसीएल में इत्तलात ने की, इसको कहते हैं ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड होती है बिल्कुल जो 0 लेवल से शुरू की जाए, बिल्कुल नया कारोबार एस्टेब्लिश करके की जाए, उस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि ये ग्रीन फील्ड है। चाहे वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जीरो से शुरू हुई हो, नई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्वायर करके एक्विजिशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाए। दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडीआई कहलाती है। दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट एक मोड ऑफ एंट्री है। इस तरीके से भी पाकिस्तान में कारोबार किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास इस तरह के मौजूद हैं, जो ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड के हमारे मुल्क में हैं। तो क्लास उसके अलावा हर मोड के जो है वो उसके जो मेरिट्स हैं और उसके डिमेरिट्स हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्टिंग के हमारे सामने जो है वो बहुत सारे मेरिट्स आ रहे हैं, कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना उस मुल्क में जाके, वो उसकी कॉस्ट की बचत हो जाती है। और उसके अलावा एक्सपीरियंस कर्व जो है, वो जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे एक ही प्रोडक्शन यूनिट में बना के आपके मार्केट में भेजे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कर्व जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेब्लिश हुआ हुआ है। ये उनको फायदे होते हैं। और जो नुकसान जो होते हैं, वो नुकसान ये हो सकते हैं जी, के जो लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है कि वो ना पड़े उनको, ज्यादा थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, टैरिफ लगे, तो इस तरीके से उनको बैरियर्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से टर्नकी प्रोजेक्ट्स के जो है उसमें कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान जो दिए हुए हैं। जैसे ये इसके फायदे क्या हैं कि हमें जो है एक जदीद टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी लीडर है वो उनकी टेक्नोलॉजी के से हमें इक्विप्ड यूनिट मिल जाता है। और उसके नुकसान क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती, हमें सिर्फ वो बना के चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, इक्विप्ड टेक्नोलॉजी मिल तो जाती है हमें इस्तेमाल के लिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन यूनिट मिल तो जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसमें नहीं होती है। और उसके अलावा जो है जो उस कंपेटिटर एस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि देखें ना, जर्मन कंपनी किसी और जो
के लिए भी उसी मुल्क में जो है वो नया बिजनेस यूनिट, नई रिफाइनरी लगा दे, तो इसमें कंपेटिटर भी स्टैब्लिश हो सकता है। लाइसेंसिंग के अब इसमें अपने फ़ायदे हैं। लाइसेंसिंग के इसमें फ़ायदे हैं कि उस मार्केट में जो है वो एंट्री भी मिल जाती है और उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं डालनी पड़ती और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अपने नहीं लगाना पड़ता। और इसमें नुकसान क्या होते हैं, जिस तरीके से आप कस्टमर को एंगेज करना चाहते हैं, उसको अपनी क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, उस लेवल तक आप जो है वो लोअर लेवल तक जाके सर्व नहीं कर सकते। आपको जो आपका लाइसेंस वाला जो पार्टी है, लाइसेंसी है, उसी पे सारा बिलीव और बेस करके उस मार्केट को आगे लेके चलना पड़ता है। और उसके अलावा फ्रेंचाइजिंग जो है, उस जैसे आपको बताया केएफसी या सबवे या मैकडॉनल्ड है, इसमें देखें इसमें फ़ायदे क्या हैं कि इन्वेस्टमेंट अगेन नहीं डालनी पड़ती और नुकसान इसमें क्या है कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए पूरे पाकिस्तान में केएफसी के आउटलेट हैं। हर आउटलेट को मॉनिटर करना, हर आउटलेट को जो है लेकर चलना, एक एक्सटेंसिव ह्यूमन पावर, एक्सटेंसिव मैनेजरियल स्किल्स इसमें रिक्वायर हैं करना, तो ये इस वजह से ये कुछ अनअट्रैक्टिव भी बनता है। और उसके अलावा जो है, जो जॉइंट वेंचर है, इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, इसके भी कुछ नुकसान हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि लोकल मार्केट का नॉलेज, लोकल मार्केट का जो स्किल्स हैं, उसको सीखने का मौका मिलता है, उसको जानने का मौका मिलता है। और हो सकता है कि जो मार्केट, जो लोकल प्रोड्यूसर है, वो किसी अच्छी डेवलप्ड कंट्री का ही है, तो फिर आपको ज़्यादा उससे फ़ायदा मिल सकता है। उसके पॉलिटिकल सिस्टम को सीखने का मौका मिलता है, और उसकी लैंग्वेज को सीखने का मौका मिलता है, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कस्टम्स को जानने का मौका मिलता है। और इसके अलावा कुछ इसमें नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो आपकी टेक्नोलॉजी को जानना शुरू कर देता है। आपकी टेक्नोलॉजी की मोनोपोली काफ़ी हद तक उससे शेयर होती है। तो ये इसमें रिस्क हैं और फिर वो जो है किसी और मार्केट में, किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट जो है वो डाले और अपनी जो शेयर, जो आपसे टेक्नोलॉजी सीखी है, उसको वहाँ पे इस्तेमाल करे। तो टेक्नोलॉजी शेयर इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो अनअट्रैक्टिव सूरत-हाल बन सकती है। और इसके अलावा जो एफडीआई है, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जो वहाँ पर आप मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है और उसके अलावा जो है आपको टैरिफ जो उस मार्केट की में को सर्व करने के लिए वो उससे भी बचना पड़ जाता है। तो उसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये हैं कि आपको उस जगह पर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है और वो किसी और जगह जो इन्वेस्टमेंट फिर आप जो है वो की सैक्रिफाइस करते हैं, किसी और जगह की इन्वेस्टमेंट फिर उस जगह फिर डालते हैं, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज किसी फर्म के पास नहीं होते हैं कि पूरी दुनिया की मार्केट्स को एक ही मर्तबा में सर्व किया जाए। तो क्लास ये था हमारा आज का काम। यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने से पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जो अभी हमने काम किया है। हमने जो काम किया है उसमें हमने आज मोड्स ऑफ एंट्री को देखा है कि एक लोकल बिजनेस जो है जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो उसको कौन-कौन से मोड की ऑफ एंट्री जो है अवेलेबल होते हैं। इसमें टोटल 6 मोड ऑफ एंट्री हैं, जिसमें एक्सपोर्टिंग है। एक्सपोर्टिंग जो है, जैसे पाकिस्तान में डल और एचपी पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग के थ्रू कर रहे हैं। टर्नकी जो होता है कि किसी बड़ी फर्म को जो उस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, हम उसको अपने मुल्क में बुलाते हैं और प्रोडक्शन प्लांट लगवाते हैं और उसको ऑपरेशनल करवाते हैं, उसको अमाउंट पे करते हैं, उसका कंसल्टेंसी और बाकी जो चीजें हैं उसकी अमाउंट, और उसका जो है की वापस लेकर अपने उसको चलाना शुरू कर देते हैं। लाइसेंसिंग है, जैसे आपको एग्जांपल दी कि ट्रेडमार्क या इसमें फार्मूला या कॉपीराइट्स वो शेयर करवाए जाते हैं, लोकल इन्वेस्टर की इसमें इन्वेस्टमेंट होती है और जो है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क ओनर का ट्रेडमार्क इसमें यूज होता है और लोकल इन्वेस्टर्स की रॉयल्टी पे करता है। उसके अलावा जो 3 मोड है, फ्रेंचाइजिंग है, जैसे पाकिस्तान में केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, सबवे की बेस्ट एग्जांपल है। जॉइंट वेंचर जैसे एटलस होंडा की है। और उसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एक जेसीआर वीआईएस, जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वीआईएस वर्चुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पाकिस्तान में जंग ग्रुप और इनकी, और जेसीआर जापान क्रेडिट रेटिंग, इनका जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान में, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये भी है। और उसके अलावा एटलस होंडा वाली भी एक एग्जांपल है जॉइंट वेंचर की, जो आपको बताई। होली ओन्ड सब्सिडियरी ये एफडीआई है। दो तरीके से हो सकती है कि नया कारोबार शुरू करके भी हो सकती है, एग्जिस्टिंग कारोबार को खरीद के भी उस मुल्क में एंट्री और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और हर मोड, यानी कि जो टोटल 6 मोड हैं, हर मोड के इसमें जो है मेरिट्स भी हैं और उसके डीमेरिट्स भी हैं। वो दोनों के साथ दिए गए हैं, उसको भी आप लोग अपने तौर पर इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।